हेलो स्टूडेंट आज हम एनसीईआरटी बुक मैथ्स क्लास 10th का जो हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम रियल नंबर है। उसमें स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे रीविजिटिंग इरेशनल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे रीविजिटिंग वर्ड क्यों आया है, क्योंकि आपने 9th क्लास में विजिट कर लिया था इरेशनल नंबर्स। ठीक है, 9th क्लास में आपने इरेशनल नंबर पढ़े थे, इसलिए फिर से आप रीविजिटिंग इरेशनल नंबर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, रिविजिट करना है इरेशनल नंबर्स पे। तो देखिए क्या है, काफी आसान है ये। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मैंने लिखा है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं आपको ये पता होने चाहिए। रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, रेशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको जब मैं चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था रियल नंबर का, उसमें मैंने ये काफी अच्छे से बताए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा। बट अब मैं फिर से थोड़ा ये बता देता हूँ आपको। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, देखिएगा ये p/q की फॉर्म में होते हैं। ओके, और ये आपको ये याद रखना है कि जो आपका q है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, और आपके जो रेशनल नंबर होते हैं ये एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग जैसे देखिए 2.5 है। एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये चलते रहते हैं, पॉइंट के आगे चलते रहते हैं। और रिपीटिंग मतलब देखिएगा ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग जो है आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, काफी आसान है ये। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे मैं इधर विजिट कर रहा हूँ रीविजिटिंग इरेशनल नंबर, ऐसे ही जो इससे आगे वाला ये बेसिक जो होगा आपका एक्सरसाइज 1.3 का है। जब हम 1.4 एक्सरसाइज का बेसिक करेंगे तो उसमें हमें रिविजिट करना है रेशनल नंबर्स पे। ठीक है, तो अब हम रिविजिट कर रहे हैं इरेशनल नंबर्स पे, तो ध्यान दीजिएगा काफी आसान है। तो इरेशनल नंबर्स की बात करेंगे ज्यादातर इसमें। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे ये अंडर रूट में मैंने लिख दिया है, देखिएगा अंडर रूट 2 का अगर मैं आपको पूछूं रिजल्ट क्या है तो आप बताएंगे 1.41421356230951 सो ऑन तक चलता रहता है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, देखिए रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, है ना। ऐसे अंडर रूट 3 में आपसे पूछूं तो क्या बताओगे 1.732, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं, काफी आसान है। अब देखिए एक और इरेशनल नंबर होता है पाई, ये आपको याद रखना है। पाई एक इरेशनल नंबर है, इसका वैल्यू 22/7 होता है। और हम और इसमें इसको लिखते हैं 3.14 भी लिखते हैं, आपने पढ़ा था ना 9th में 3.14 लिखते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो आपका टर्मिनेटिंग है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखा है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं 22 को 7 से डिवाइड करता हूं तो इसका जो वैल्यू आएगा ना पाई का, देख लीजिएगा 3.14285714 सो वन तक आता है। बट हमने इधर अप्रोक्सीमेटली लिख दिया है, तो ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का। तो ये आपको याद रखना है, पाई आपका एक इरेशनल नंबर होता है। क्लियर यहां तक। अब आपने ये सीख लिया कि रूट 2 जो है ये आपका इरेशनल नंबर, रूट 3 इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्लियर है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, अब एक बात और यहां से आपको सीखने को मिलेगा कि जो आपका इरेशनल नंबर होता है कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म p/q की फॉर्म में हम इसको नहीं दिखा सकते। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, p/q की फॉर्म में हम रेशनल नंबर्स को नहीं दिखा सकते। यहां तक क्लियर हो गया आपको, थोड़ा बहुत रेशनल नंबर क्लियर है। अगर आपको नहीं क्लियर है, मैं जब एक्सरसाइज 1.4 बताऊंगा तो उसका बेसिक हमें रिविजिट करना है रेशनल नंबर्स पे, वहां पे पढ़ लेंगे। ओके, अब हम रिविजिटिंग कर रहे हैं इरेशनल नंबर्स पे, तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं। ठीक है, तो हमें देखिए क्वेश्चन पे स्टूडेंट करना है इसमें, मतलब इस एक्सरसाइज में मुझे करना है कि 1.4 एक्सरसाइज का बेसिक है, उसमें मुझे क्या करना है, क्वेश्चन मुझे पूछेगा वी हैव टू प्रूव इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो मुझे इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स मुझे प्रूव करना होगा। ओके, तो देखिए पहले हम इरेशनल नंबर्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए रूट 2 आपका एक इरेशनल नंबर है, रूट 3 आपका एक इरेशनल नंबर है, रूट 5, रूट 6, रूट 8, ये सारे के सारे आपके इरेशनल नंबर हैं। अब एक क्वेश्चन क्रिएट होता है बच्चे के दिमाग में, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं अब बच्चे पूछेंगे सर अगर हर एक, देखिए स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, क्या स्क्वायर रूट अगर मैं किसी भी नंबर का करता हूं क्या उसका रिजल्ट मुझे इरेशनल नंबर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, बच्चे के दिमाग में डाउट क्रिएट होगा कि सर अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करूंगा तो उसका रिजल्ट क्या मुझे इरेशनल नंबर मिलेगा। स्टूडेंट ऐसा कभी नहीं होगा। अब मान लेते हैं मैं अगर 9 का स्क्वायर रूट करता हूं, ध्यान दीजिएगा 9 का मैंने क्या करा, स्क्वायर रूट करा, तो रिजल्ट क्या है 3, तो 3 आपका एक इरेशनल नंबर है। तो हर एक नंबर का स्क्वायर रूट आपको इरेशनल नंबर नहीं देगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, अच्छा आगे देख लीजिएगा, अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं पॉजिटिव इंटीजर का तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, याद है ना, 1 2 3 4 सो तक चलते हैं ना, याद रखना है
ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर की बात करो ना, ऐसे इंटीजर जीरो के आगे भी चलते हैं और पीछे भी चलते हैं, ठीक है, याद रखना है। पॉजिटिव साइड भी चलते हैं और नेगेटिव साइड भी चलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा हमें या तो इंटीजर देगा रिजल्ट, या तो इरेशनल नंबर देगा। अगर इंटीजर देगा तो वो इरेशनल नंबर होगा, और या तो मुझे इरेशनल नंबर रिजल्ट देगा। ओके, ये आपको याद रखना है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मैं प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट कर रहा हूं, तो उसका जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मुझे इरेशनल नंबर मिलेगा। दिस इज 100% ट्रू, ठीक है। प्राइम नंबर जैसे आपको याद है ना, 1 एक प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर, 3 एक प्राइम नंबर, 5 एक प्राइम नंबर, याद है ना, मैंने इसका डिफाइन बताया था आपको। तो प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमें इरेशनल नंबर ही रिजल्ट देगा। दिस इज 100% ट्रू है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा रेशनल नंबर। आगे देख लीजिए स्टूडेंट, मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ रेशनल नंबर्स की। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर मैं किसी रेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या रिजल्ट मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, ये आपको याद रखना। ओके, अगर सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर मैं किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ही डिवाइड कर दूं, याद रखना है, उस केस में मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ये आपको याद रखना है। ओके, फिर देख लीजिएगा, जैसे थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर मैं किसी भी इरेशनल नंबर, जैसे ये है, इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो उस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कितना रिजल्ट मिला है, √3 कितना होता है, स्क्वायर हो जाएगा, कट होके 3 मिला है, तो इसका रिजल्ट आपको इरेशनल नंबर मिलेगा, ये आपको याद रखना है। फोर्थ प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, अगर इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर करें तो रिजल्ट आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगी, आपको याद रखना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको थोड़ा समझ आया होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये थ्योरम नंबर फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा, थ्योरम नंबर 1.3 है ये बुक पे देखिएगा 1.3। तो ये स्टूडेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस क्वेश्चंस में यूज होगा, इसलिए हम ये पढ़ लेते हैं ये। तो देखिए क्या है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, ठीक है, पी आपका क्या है, प्राइम नंबर है, याद रखिए। इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन पी डिवाइड ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये इतना आपको दिया हुआ है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये थ्योरम है आपका कि पी आपका प्राइम नंबर है और पी डिवाइड करा ए स्क्वायर को, देन पी डिवाइड ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब ध्यान दीजिएगा, प्रूफ मैं इसका बता रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा इसमें क्या है। लेट अस सपोज स्टूडेंट, मैंने ए मान लिया कोई भी कंपोजिट नंबर है, ए क्या हमारा कोई भी कंपोजिट नंबर है, और ए को मैंने फैक्टर्स में लिख दिया। आपको याद है ना, मैंने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ाई थी आपको, मैंने क्या बताया था, अगर एक कंपोजिट नंबर है तो उसको आपको कैसे लिखना है, प्राइम फैक्टर में। तो मैंने इसके प्राइम फैक्टर बना लिए, P1 P2 P3 P4, इसके मैंने क्या मान लिए, प्राइम फैक्टर मान लिए, ठीक है। ए आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए यहाँ पे क्या है, कंपोजिट नंबर होगा, तो उसे मैंने प्राइम फैक्टर बना लिया। उसके कितने बने, P1 P2 P3 P4 बन गए। ओके, फिर मैं आपसे पूछूं, अगर ए स्क्वायर पूछे तो आप क्या बोलोगे, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, P4 का स्क्वायर का बताओगे, है ना। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने लेट कर लिया कि P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, P क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, P यहाँ पे ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ओके, तो अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इधर भी डिवाइड करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इधर भी डिवाइड करेगा, है ना, मान लिया। अगर स्टूडेंट ये डिवाइड कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, P मस्ट बी वन ऑफ P1 P2 P3 P4। इसका मतलब अगर P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा, तो P जो है या तो P1 होगा, या तो P2, या तो P3, या तो P4 होगा, इनमें से कोई एक होगा। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ ये क्या है। मान लीजिए स्टूडेंट, अगर आपका P1 2 है, P2 3 है, P3 5 है, P4 7 है, ठीक है, और जो आपका P होगा ना, जो आपका P होगा वो या तो 2 होगा, या तो 3, या तो 5, या तो 7, कोई एक होगा। अगर P आपका 2 है तो मैं अगर 2 लिखूंगा तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है ना, डिवाइड हो जाता है ना, मेरी बात सुन रहे हो। अगर P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, इसका मतलब क्या स्टूडेंट, आपका जो P है वो डेफिनेटली ए को भी डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा, अगर स्टूडेंट आपका P2 है तो यहाँ पे P1 भी तो 2 है, तो आपको ये भी याद रखना है, जो P है आपका, वो जो P है वो आपका A को भी डिवाइड करेगा। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ, P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, इसका मतलब ये है कि P मस्ट बी वन ऑफ, या तो वो P1 होगा, या तो P2 होगा, या तो P3, या तो P4 होगा, ये आपको याद रखना है। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो दिस इंप्लाई P डेफिनेटली डिवाइड ए को, डेफिनेटली वो डिवाइड करेगा।
ये आपको याद रखना। तो ये थ्योरम थी, ये आपको याद रखनी है, ये मैं यूज करूंगा थ्योरम 1.4 में। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन उसके जैसे ही हैं, प्लीज ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। तो थ्योरम 1.4 में क्या है आप एक बार देख लीजिएगा। थ्योरम 1.4 है टू प्रूव अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। काफी आसान है, मैं इसे स्टूडेंट प्रूव करूंगा मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, और आप उसे क्या राइट एग्ज्यूम कर लेते हैं, है ना, और बाद में आप उसे रॉन्ग बता देते हो। मेरी बात फिर से सुन लीजिएगा, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करके मैं अंडर रूट 2 को रैशनल नंबर प्रूव करूंगा। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन होता क्या है कि कोई चीज रॉन्ग है, उसे आप राइट एग्ज्यूम कर लेते हो और बाद में उसी को रॉन्ग बताते हो। तो यही आपका मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। तो कैसे बताते हो ध्यान दीजिएगा। अब आपको इतना पता है कि आपको प्रूव करना है रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, याद है ना, रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। अब मैं स्टूडेंट अगर आपको रूट 2 पढ़ा देता हूं तो रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट वगैरह वगैरह आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से ये समझ लीजिएगा। तो टू प्रूफ रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, है ना, ये मुझे प्रूव करना है। और आपको मैंने अभी बताया कि रूट 2 आपका इरेशनल नंबर ही है और आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मैंने क्या बताया, लेट कर लेना है आपको कि रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। देखिए ये स्टेटमेंट क्या था, ट्रू था, और आपने क्या करा, आपने गलत स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपने क्या मान लिया कि रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। मैं यही तो बता रहा हूं, अगर ये रैशनल है तो आप उसका उल्टा मानोगे। तो रूट 2 आपने क्या मान लिया है, एक इरेशनल नंबर मान लिया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रूट 2 को आपने क्या मान लिया है, रेशनल नंबर मान लिया है, ओके। तो जो आपका रूट 2 है, ध्यान दीजिएगा, अगर रूट 2 रेशनल नंबर है तो मैं उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखूंगा। आप सबको पता है कि रूट 2 रेशनल नंबर नहीं है, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं गलत को आप सही मान रहे हो, तो यही कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। जब सही माना उसके बाद आप इसे गलत बता दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, एक क्वेश्चन समझ लो, मैं बता रहा हूँ, रूट 3, रूट 5, रूट 7 आगे सोन तक आप खुद कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रूट 2 को आपने लेट कर लिया, रेशनल नंबर हर बार ऐसे ही करेंगे, रूट 3 को भी ऐसे ही करना, रूट 5, रूट 7 सारे ऐसे ही करना, ठीक है। तो ये एक रेशनल नंबर है। रूट 2 को अगर एक रेशनल नंबर है तो मैं इसे आर बाय एस की फॉर्म में लिख सकता हूं, आर बाय एस, ठीक है। वेयर आर एंड एस आर इंटीजर, आर और एस क्या है, इंटीजर है। और याद रखना है अगर ये रेशनल नंबर है तो मैंने बताया डिनोमिनेटर वाला एस वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लेट आर एंड एस हैव सम कॉमन फैक्टर, आर और एस में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होगा, सो वे कैंसिलिंग देम, ठीक है, वो मुझे क्या करना है, कैंसिल करना है। वी विल गेट ए बाई बी बनाना, उसका मुझे क्या लेना है, ए बाई बी लेना है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वेयर जो आपका ए और बी होगा वो को प्राइम होगा। को प्राइम मतलब उसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, ठीक है। को प्राइम मतलब ए और बी का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, आर बाई एस मतलब क्या है, आपको यहाँ पे देख लेना है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट आपका आर 10 है और आपका जो एस है वो 15 है, ठीक है। आपको आर बाई एस जब करना है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको आर बाई एस करना है। अब आर आपका 10 है तो 10 लिखोगे, और एस आपका 15 है तो आर बाई एस से करेंगे, मैंने इसके फैक्टर बनाए, प्राइम फैक्टर कैसे लिखोगे, 2 इंटू 5, 15 के प्राइम फैक्टर क्या बनाओगे, 3 इंटू 5, 5 कट हो गए, आर बाई एस आपका क्या है, 2/3 आया। तो ये 2/3 ही आपका ए बाई बी होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 2/3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो ओनली 1 कॉमन फैक्टर है, तो इसी को मैं को प्राइम बोलता हूँ। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब आर और आर डिवाइड में ऐसा आपने लिया होगा, जब आप इसे काटेंगे तो इसे आप ए बाई बी फॉर्म में लिखेंगे, तो जो ए बाई बी होगा वो आपका को प्राइम होगा। को प्राइम समझ गए, कॉमन फैक्टर 1 होगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। रूट 2 को आपने ए बाई बी की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, रूट 3 को भी ऐसे लिखना है, रूट 5 को भी ऐसे लिखना है, ओके, सारे ऐसे ही करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड करना है। स्केयरिंग बोथ साइड हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, स्केयरिंग बोथ साइड करना है। जब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, एक का स्केयर आ जाएगा, बी स्केयर, मतलब आपको दोनों साइड क्या करना है, स्केयर करना है। कर दिया तो आपके पास यहाँ पे 2a² बाई बी स्केयर आ गया। फिर आपने क्या किया, बी स्केयर को इधर भेज दिया। जब बी स्केयर को आप इधर भेजेंगे तो ये 2b स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्केयर आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, यहां तक समझ आ गया। ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप क्या करेंगे, इस 2 को नीचे भेज दो, इस 2 को आपने क्या भेज दिया, नीचे भेज दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां से आपको क्या क्लियर हो रहा है बताएं, कि जो 2 है वो ए स्केयर को डिवाइड कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इस 2 को नीचे भेज दिया स्टूडेंट तो बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बाई 2 आएगा। यहां से आपको ये क्लियरली पता चल रहा है कि जो आपका 2 है वो डिवाइड कर रहा है किसे,
ए स्क्वायर को। अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई 1.3 ऊपर, अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2 डिवाइड a को भी करेगा। मैं यही बता रहा था ना आपको कि अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, इसका मतलब p जो है a को भी डिवाइड करेगा। तो वही थ्योरम मैं लगा रहा हूं इधर, अगर 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो 2 डिवाइड a को भी करेगा, ये आपको याद रखना है। ओके, फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। फिर मैंने क्या किया, अगर 2a को डिवाइड कर रहा है तो मैं इसे a/2 लिख सकता हूं ना। अगर 2 डिवाइड बाई a है तो मैंने इसे a/2 लिख दिया। तो मैंने a/2 को मान लिया c, a/2 मैंने मान लिया c। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ना। a मान लेते हैं 4 है, 4 को डिवाइड किया 2 से तो 2 आया, तो वो 2 मैंने c मान लिया, मुझे पता नहीं ना, तो मैंने उसे क्या मान लिया, c मान लिया। आप ऐसे c मानोगे। ओके, यहां तक समझ आ गया। फिर आपने a/2c इधर लिख दिया, ठीक है, सेम ये आ गया। उसके बाद फिर से आप 2 को उधर भेजेंगे, तो मैंने भेज दिया। देखिए जब 2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, a=2c आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको, काफी आसान है ये। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, स्केयरिंग बोथ साइड, सेम काम स्केयरिंग बोथ साइड करना आपको। जब आपने स्केयरिंग बोथ साइड किया तो a का स्केयर लिखना है और यहाँ पे 2 का स्केयर 4 होगा और c का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर यहां तक। आपने यहां से जो a स्केयर इक्वल टू 4c स्केयर निकाला है, a स्केयर का वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में रखना है आपको। ठीक है, a स्केयर कितना बताएं, बता सकते हैं, a स्केयर कितना है 4c स्केयर, तो फर्स्ट क्वेश्चन में रख देंगे। तो 2b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर की जगह पे 4c स्केयर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, काफी आसान है ये। फिर देखिए b स्केयर, ये 2 से 2 कट जाता है, 2 बचेगा, तो b स्केयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2c स्केयर। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो c यहां से मैंने ये जो 2 है आपका, ये डिवाइड में भेज दिया। जब मैं 2 को डिवाइड में भेजूंगा तो c स्केयर इज इक्वल टू b स्केयर बाय 2 आ जाएगा, है ना। c स्केयर इज इक्वल टू b स्केयर बाय 2 आ जाएगा। अगर ये b स्केयर बाय 2 है तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है बताएं, कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है किसे, b स्केयर को। क्लियरली दिख रहा है ना, यहां से क्लियर हो रहा है कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को। तो थ्योरम 1.3 अभी पढ़ाई क्या कहती है, अगर 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को तो दिस इंप्लाई 2 डिवाइड करेगा b को भी, है ना। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर स्टूडेंट 2b को भी डिवाइड कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, और 2a को भी डिवाइड कर रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर 2b को भी डिवाइड कर रहा है और 2a को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका मतलब स्टूडेंट क्या है कि 2 डिवाइड बोथ a एंड b। अगर 2a को भी डिवाइड कर रहा है और 2b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 डिवाइड बोथ a एंड b। Therefore, a and b have at least one common factor 2। तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा, तभी a और b 2 से डिवाइड हो रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अब a और b पहले हमने बताया 1 से डिवाइड होंगे, अब मैंने प्रूव कर दिया कि ये 2 से दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है, वो भी क्या, 2। तो मैंने आपको क्या बताया, को प्राइम क्या होता है जिसमें, को प्राइम क्या होता है जिसमें क्या होता है, कॉमन फैक्टर ओनली 1 कॉमन फैक्टर होता है। तो a और b 2 डिवाइड बोथ a एंड b, तो a एंड b हैव एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर जो कि आपका 2 है। तो यहां से आपको क्या पता चला, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट है कि आपने जुठला दिया कि ये जो फैक्ट था जो आपने अभी बताया, पीछे कहां पे बताया था, मैंने यहाँ पे बताया था ना कि a और b आपका को प्राइम है। को प्राइम मतलब उसका कॉमन फैक्टर ओनली 1। को प्राइम क्या होता है बताएं, कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, को प्राइम ऐसे ही बता सकते हैं कि आप उनका एसएफ निकालो, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो वही को प्राइम है। तो यहाँ पे आपने जुठला दिया, कॉन्ट्राडिक्ट का मीन है जुठला देना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। तो आपने यहाँ पे जुठला दिया कि ए और बी को प्राइम है। ठीक है, समझ आ गया कैसे जुटलाया, क्योंकि ए और बी हैव एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन फैक्टर आ गया है, तो ये को प्राइम नहीं होगा। तो लास्ट में आप लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजेस बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन दैट अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर। तो आपने ये जो एजम्पशन लिया था ये रॉन्ग है कि √2 इरेशनल नंबर है, तो आप लास्ट में लिख देंगे सो वी कंक्लूड √2 इज अ इरेशनल नंबर। सो सारे क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे ही करने हैं, मैं आपको यही बता रहा हूं। कॉन्ट्राडिक्शन, मैथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि आपने कोई चीज गलत थी उसको आपने राइट एग्ज्यूम कर लिया और बाद में उसको आपने गलत मतलब रॉन्ग दिखा दिया, तो यही मैथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन था। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना, दिस कॉन्ट्राडिक्शन
has arises because of our wrong assumption that under root 2 irrational number है. ये आपका wrong assumption था. तो so we conclude under root 2 is a irrational number. स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप घर पे करेंगे. अंडर रूट 3 को आपको करना है, अंडर रूट 5 को आपको करना है, अंडर रूट 7 को आपको करना है. ये क्वेश्चन आप मुझे प्रूफ करके बताएंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से. ठीक है, तो काफी आसान है स्टूडेंट. अगर स्टूडेंट फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें. स्टूडेंट मैं इस वीडियो का पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा. आज के लिए स्टूडेंट इतना ही. थैंक यू.